तो बहरहाल आज से हम दोबारा अपने पोर्टल के और लाइव सेशन को स्टार्ट करने लगे हैं। आज बिजनेस लॉ का सेकंड टॉपिक हम शुरू करेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसके ऊपर हमारा आज का टॉपिक होगा और इसमें से आज हम 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। उन 4 क्वेश्चंस के ऊपर ही पेपर आएगा। आज का पेपर शॉर्ट सा होगा, 10 MCQs होंगे उसके ऊपर। और आज हम इसको, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े थे तो उस हिसाब से उसको रखा, लेकिन ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और उसके ऊपर आपका टेस्ट होगा आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। बेचना और बेचने का मुआहदा करना, इसमें फ़र्क है। जिस तरह हमने पढ़ा था इनवाइट और इनविटेशन टू इनवाइट, इसमें फ़र्क है, इसी तरह इसमें भी है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इनिशियली द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, शुरू में जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट था ये हिस्सा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, एंड इट कंटेन सेक्शन 76 to 123 ऑन 1 जुलाई 1930 में इनेक्टेड एज अ सेपरेट, एक अलहदा से बना दिया गया लॉ एंड रीनेम उसका नाम रखा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। नंबर ऑफ सेक्शंस आल्सो इंक्रीज, इसमें सेक्शन की तादाद भी बढ़ा दी गई 48 to 66। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। Section 4 subsection 1 1930 define a contract of sale of goods as contract whereby seller transfer or agrees to transfer property, ट्रांसफ़र कर देता है या प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने में एग्री कर लेता है, इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस, कीमत के बदले। इसे कहते हैं सेल ऑफ गुड्स। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स बोथ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर दोनों चीज़ें शामिल हैं, सेल भी और एग्रीमेंट टू सेल भी। सेल क्या है? सेक्शन 4(3) डिफाइन सेल as where under a contract for of sale property in the goods is transferred to the buyer, the contract is called sale। इसे हम कहते हैं ये सेल है। अगर आपने चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी हैं और पैसे ले लिए हैं तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। और एग्रीमेंट टू सेल वेयर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज़ टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम। आपने कोई मुआहदा किया है कि आप कल या किसी फ्यूचर डेट को आप चीज़ें ट्रांसफ़र करेंगे और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू फुलफिल्ड, कुछ शराइत के साथ उसको पूरा किया जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट इज़ कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेल के कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल्स क्या हैं? नंबर 1, डेफिनेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रोवाइड फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नंबर 1 है सेलर एंड बायर, इसमें एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है। नंबर 2, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नंबर 3, इसमें चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स मस्ट बी गुड्स। इसकी तारीफ की है सेक्शन ने, आपके लॉ कहता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम्स, जिनके ऊपर नीलामी के क्लेम लगे हुए, एंड मनी, पैसा, एंड इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व बिफोर सेल, जिसको सेल से पहले सर्व कर लिया जाएगा। प्राइस क्या है? उसके बदले आप पैसे लेते हैं। बदला चीज़ों को बेचने का, वो पैसे में होना चाहिए। गुड्स आर बीइंग एक्सचेंज फॉर गुड्स, द ट्रांजैक्शन इज नॉट अ सेल। अगर आप चीज़ों के बदले चीज़ें लेंगे तो ये सेल नहीं कहलाएगा। विद इन द मीनिंग ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के मीनिंग्स में इसको हम सेल नहीं कहेंगे। अदर फॉर्मेलिटीज, इन ऑर्डर टू वैलिड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी possess all essential elements of a valid contract। फ्री कंसेंट हो, पार्टीज कंपिटेंट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन
सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फ़र्क है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। इन अ सेल, प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सेल में चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं एट द टाइम, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर चीज़ें बाद में ट्रांसफर की जाती हैं, फ्यूचर के अंदर जाके। नंबर 2, टाइप्स ऑफ गुड्स। सेल के अंदर एग्जिस्टिंग और स्पेसिफिक गुड, मौजूदा और ख़ास चीज़ों की बात होती है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर मोस्टली फ्यूचर में कंटीजेंट गुड जो अभी बननी है उनका मुआहदा होता है। रिस्क ऑफ लॉस। रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गुड्स पास टू द बायर विद द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। इफ देयर इज अ लॉस, बायर बियर द लॉस बिकॉज ही इज़ द ऑनर। इसमें चीज़ें चूँकि ट्रांसफ़र हो जाती हैं तो लॉस जो होगा चीज़ों के ऊपर वो बायर को पड़ेगा, लेकिन इसमें अभी चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं हुई तो जो लायर है, जो आपका लॉस है, वो सेलर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय बायर। अगर उसको बायर उस मुआहदा तोड़ते हैं, एज द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर, देयरफॉर इफ द बायर फेल्स टू पे द प्राइस, अगर बायर चीज़ें ले लेता है, पैसे नहीं देता, सेलर कैन स्यू हिम, बेचने वाला उसके खिलाफ केस कर सकता है। बेचने वाला उसके खिलाफ केस कर सकता है। अच्छा जी, अगर एज अ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज स्टिल विद द सेलर, देयरफॉर इफ द बायर फेल्स टू पे द प्राइस, अगर बायर पैसे नहीं देता तो फिर सेलर कैन स्यू हिम ओनली फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेजेस एंड नॉट टू द रिकवर द प्राइस। जी मेरा वैसे ऑफ है सैटरडे, लेकिन आपकी क्लास में इसके बाद है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर। सेलर अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो फिर क्या होगा? द सेलर रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स, द बायर बीइंग द ऑनर ऑफ गुड्स कैन स्यू होम और रिकवर द गुड्स, वो उसके खिलाफ केस कर सकता है और अपनी चीज़ें ले सकता है। इफ द सेलर रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स, अगर सेलर चीज़ें नहीं देता एग्रीमेंट टू सेल के अंदर, फिर बायर कैन स्यू हिम ओनली टू रिकवर द डैमेजेस, इसमें वो चीज़ें रिकवर करने के लिए कर सकता है और इसके लिए वो सिर्फ डैमेजेस के लिए ले सकता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। जो बायर है अगर वो दिवालिया हो जाता है, इन केस ऑफ सेल अगर चीज़ें बेची जाएं, इफ़ द बायर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड द सेलर इज अनपेड, सेलर जो है वो अनपेड है, सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स, सेलर लाजमी चीज़ें भेजेगा द ऑफिशियल रिसीवर एंड इज इंटाइटल ओनली रेटेबल डिविडेंड फॉर द प्राइस, जो रेट लगा हुआ है उसके ऊपर चीज़ों का वो ले सकता है बस। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, अगर वो एग्रीमेंट करता है, इफ द बायर इज डिक्लेयर एज अनसॉल्वेंट एंड द सेलर इज अनपेड, सेलर अनपेड है, सेलर को पैसे नहीं मिले और बायर जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, सेलर में रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर के खिलाफ, और सेलर में रिफ्यूज, सेलर इनकार कर सकता है चीज़ों को डिलीवर करने में। इंसॉल्वेंसी, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इफ द सेलर हु इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स, जिसके पास इन द पोसेशन ऑफ द गुड्स आफ्टर सेल, बेचने के बाद जिसके पास चीज़ें हैं, बिकम इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, द बायर कैन रिकवर द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर। इफ द सेलर who is in possession of the goods after an agreement to sell become insolvent, the buyer cannot recover the goods from the official receiver of the seller. Right of sale. In case of sale, because ownership of the good have passed to the buyer, therefore seller उसको दोबारा नहीं बेचता। लेकिन इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, अभी एग्रीमेंट हुआ है तो अगर चीज़ें जो कि अभी बायर सेलर के पास हैं तो वो उसको दोबारा भी सेल कर सकता है।
नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है और ये एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। लीगल स्टेटस, इन सेल स्टेटस ऑफ बायर इज लाइक एन ऑनर, इसमें से जो बायर है वो ऑनर होता है। एग्रीमेंट टू सेल के अंदर बायर का स्टेटस जो है बेली का होता है, वो असल मालिक का नहीं होता। आगे इसके रिलेटेड ही है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, उसके डिफरेंट मोड्स, उसके इन विच प्राइस में भी डिटरमिन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये सारा आपने देख लेना है। ये आसान है, इसको अपने रीड आउट कर लेना है। पहला क्वेश्चन ज़्यादा है हमें, और उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर चौथा पढ़ेंगे और फिर आठवां पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमारा अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन का मतलब शर्तें होती हैं, वारंटी का मतलब किसी चीज़ की वारंटी होती है। इसकी हम पढ़ते हैं कंडीशन और वारंटी में क्या फ़र्क है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस अ ब्रीच ऑफ कंडीशन इज़ टू बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ, किन हालात में कंडीशन का अगर आप एग्रीमेंट तोड़ते हैं तो वो वारंटी का ब्रीच कहलाएगा। इंट्रोडक्शन, देयर आर डिफरेंट टर्म यूज विद रेफरेंस टू सेल ऑफ गुड। चीज़ों को बेचने के बदले में बहुत सी टर्म इस्तेमाल होती हैं। दीज आर रिगार्डिंग टू क्वालिटी ऑफ गुड्स, चीज़ों की क्वालिटी, कीमत, मोड ऑफ पेमेंट एंड मोड ऑफ डिलीवरी, टाइम, प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में दीज आर अलाउड स्टिपुलेशंस, स्टिपुलेशन का मतलब शराइत होता है, शर्तें। एंड टर्म एंड कंडीशन, टर्म का मतलब शर्तें होता है, कंडीशन का मतलब शर्तें होता है। ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर इंपोर्टेंस। कुछ को कंडीशंस कहते हैं, कुछ को वारंटीज कहते हैं। Definition of condition, section 12 subsection 2 of the Sale of Goods Act 1930 define a condition as, condition is a stipulation essential, condition एक शर्त है लाजमी टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के मेन मकसद के लिए, ब्रीच ऑफ विच जिसके टूट जाने से, गिव द एग्रीव पार्टी जो पार्टी जिसका नुकसान होता है, राइट टू उसको एक हक देती है कि वो रैपिडुएट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, मुस्तरद करना, कैंसिल कर देना। एक्सप्लेनेशन, कंडीशन आर मोर इंपॉर्टेंट स्टिपुलेशंस, कंडीशन जो है वो बड़ी अहम शराइत है। These are regarded as a basic and vital for the performance of contract. If breach of condition take place, aggrieved party can cancel the contract. वारंटी क्या चीज़ है? वारंटी भी एक स्टिपुलेशन है, कैंसलेशन है, कोलेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ विच जिसके टूट जाने से वो एग्रीव पार्टी को हक देती है कि वो अपने डैमेजेस के खिलाफ केस कर सकते हैं। इसमें वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, इसमें सिर्फ डैमेजेस के खिलाफ केस भी कर सकते हैं, एंड नॉट टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं छोड़ सकते। ये वारंटी आर दो स्टिपुलेशन विच आर नॉट सच वाइटल इंपॉर्टेंस। इफ ब्रीच ऑफ वारंटी टेक प्लेस, एग्रीव पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस बट इट इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू कैंसिल, इसमें वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। आगे उसका डिफरेंस लिखा हुआ है कंडीशन और वारंटी का। वो कल ले गया। वैल्यू, कंडीशन इज स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पज, इट इज एन मोर इम्पोर्टेंट, ये लेस इम्पोर्टेंट है। बेसिस, इट फॉर्म द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड गोज डायरेक्ट टू रूट ऑफ, ये कॉन्ट्रैक्ट की जड़ है, इट डज नॉट गो डायरेक्ट टू द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। Consequences of breach, breach of a condition gives the aggrieved party a right to reject the contract and also claim damages. कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं और डैमेजेस को क्लेम भी कर सकते हैं।
breach of warranty gives the aggrieved party to right to claim damages, just not to reject. Treatment. Breach of condition may be treated as breach of warranty. इसका breach जो है वो warranty का breach होता है. It means that is in case of breach of condition, aggrieved party may decide to claim damages only and forgo its right to cancel the conditions. Breach of warranty cannot be treated as a breach of condition. It means that in case of breach of warranty, aggrieved party can claim damages only and has no option to cancel. Option. In breach of condition, aggrieved party has no option to claim. In breach of warranty, aggrieved party has no option to reject. When breach of condition to be treated as breach of warranty. In the following cases, breach of condition can be treated as breach of warranty. In these circumstances, buyer either forgoes or loses his right to rescind a contract and claim only damages. Voluntarily waiver according to section 13(1), where there is a breach of condition by seller, buyer may elect to waive his right to repudiate and contract and may claim only damages from seller. Example: A B को चीज़ें भेजता है which are of inferior quality, घटिया चीज़ें हैं. Then the quality of sample agreed upon between parties. B, instead of rejecting goods, may elect to accept the goods and claim damages. Loss of option. According to section 13, where there is a breach of condition by seller, but the buyer has accepted the goods, now the buyer can only treat the breach of condition as a breach of warranty and do not as a ground to repudiate the contract. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और उसके बाद बाकी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे. इसके ऊपर ही आपका इंशाल्लाह ताला पूरा का पूरा टेस्ट होगा जो आज आपने करना है. Explain briefly the implied condition and warranty in a contract of sale. In a contract of sale, condition and warranty may be express or implied. Express conditions and warranties. Express conditions and warranties are those which parties agrees upon and include in a contract of sale. Implied conditions and warranties. Implied conditions and warranties are those which are not agreed upon between the parties, but the law presumes their existence in a contract. Implied condition. Following are some of the conditions which are mentioned in Sale of Goods Act 1930. Conditions as to title of goods. There is an implied condition, ये एक implied condition है, that in case of sale, seller has a right to sell the goods and in case of agreement to sell, he will have the right to sell the goods at the time when ownership is to pass. एग्जाम्पल दी हुई है इसकी. असलम ने चीज़ें बेची, एक गाड़ी बेची सलीम को, बाद में पता चला कि वो गाड़ी चोरी की है. सलीम कैन रिकवर द प्राइस, जो पैसे उसने दिए वो ले सकता है वापस अपने. सेल बाय डिस्क्रिप्शन. वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन. जो चीज़ बेची है वो आपकी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक सेम होनी चाहिए, अदरवाइज द बायर कैन रिजेक्ट. X advertiser a car of for sale Suzuki Mehran model 2007. Why? After buying the car found in model 2000, no B has right to return the car. Sale by sample and description. When in contract of sale of goods are sold by description and by sample, the goods must correspond with the bulk, otherwise the buyer can reject. Sale by sample. अगर आपने चीज़ें सैंपल करके बेची हैं, सैंपल दिखाया बाद में चीज़ें बेची इन क्वालिटी, बायर मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द बल्क एंड गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट. कोई डिफेक्ट होना चाहिए. कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस. ऑर्डिनरीली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन दैट द सेलर मस्ट प्रोवाइड द गुड्स फिट फॉर पर्पज, बट देयर आर बायर इन्फॉर्म द सेलर अबाउट द पर्पज, देन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स मस्ट बी फिट फॉर द पर्पज. कंडीशन एज द merchantability. Merchantability का मतलब है good must be fit for the ordinary purpose for which such goods are used. However,
For the purpose following condition must be fulfilled. Good must be bought by the description. Good must be bought from the seller who deals in such goods. Condition by custom or usage of trade. In a certain cases, there is no need to tell the seller about the purpose of the purchase. In that case, description or nature shows the purpose and use of conduct product. Condition as to wholesale manses. Wholesale manses मतलब है fit for human consumption according to hygienic condition. This too in case of eatable goods. So the eatable must be hygienically beneficial for health, otherwise the buyer can return the goods. Implied warranty. In the absence of an agreement, law includes following warranties into the contract of sale of goods. Warranties of quiet possession. There is an implied warranty to the buyer that he shall have the possession of enjoyment of the goods sold to him without any disturbance on the part of seller or any other person. In case of disturbance, buyer can claim damages. Free from encumbrance. There is an implied warranty on the part of seller that goods shall be free from any charge or encumbrance in favor of third party. Number 3, use of trade. Contract Act states that an implied warranty as to the quality or fitness for the particular purpose may be annexed to the usage of trade. मिसाल है इन हमारी डेली लाइफ के अंदर हम अंडे खरीदते हैं bread and milk from nearby shop. If these items are not fresh and then returned to the shopkeeper also return the company supplying such thing. Disclaimer or dangerous good. In case of dangerous good, there is an implied warranty on the part of seller to warn the ignorant buyer about such portable danger. In case of breach of warranty, the seller will be responsible. 5 क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 भी नहीं है, also 7 इसको रीड कर लीजिएगा हल्का. 8 क्वेश्चन जो है वो हमारा इंशाल्लाह ताला हमने ये उसके मुताबिक ये सारा खैर 8 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट and our last question from this chapter, and then it's a final question. Define an unpaid seller. Discuss the right of an unpaid seller. Unpaid seller वो होता है जिसको पैसे ना मिले. मैंने चीज़ बेची आपको, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, पूरे सारे नहीं दिए, आधे दिए, थोड़े दिए, इसे अनपेड सेलर कहते हैं. Section 45 of the Sale of Goods Act 1930 define an unpaid seller. Seller of goods is deemed to be an unpaid seller when whole of the price has not been paid or जब सारी कीमत अदा ना की जाए. When a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment and the same has dishonor. आपने conditional issue किए, बाद में वो dishonor हो गए. The term seller include any person who is in the position of seller, as for the instant an agent of seller. Right of unpaid seller. Rights of an unpaid seller can be classified in 2 groups. Rights of an unpaid seller against the goods. चीज़ों के अलावा उसके पास क्या राइट है और बायर के खिलाफ क्या है. पहले गुड्स के खिलाफ पढ़ते हैं, ये अब डायग्राम बनाया उसने. Rights of an unpaid seller against the goods. An unpaid seller has the following right against the goods, notwithstanding that the property in goods may have passed to the buyer. Right of lien. Unpaid seller of the goods who is in possession of goods is entitled to retain the possession of goods and to refuse to deliver them to buyer until payment to tender. Where goods have been sold without any stipulation, किसी शर्त के खिलाफ उधार बेची जाए. Where goods have been sold on credit but the term of credit has, लेकिन शराइत एक्सपायर कर गई. Where the buyer becomes, अगर buyer इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर उसको राइट है सेलर को. Where an unpaid seller has made part delivery of goods, he may exercise his lien in the remainder. The unpaid seller lost lien on the goods when he delivered the goods to the carrier for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal. Disposal चीज़ों को वापस लेने का right नहीं है उसके पास. Buyer on his agent lawfully obtained possession of the goods
and unpaid seller waives his right to lien. Right to stoppage of goods in transit. Unpaid seller who has part the possession of goods has a right to stopping. वो उनको रास्ते में रोक सकता है. He may regain possession of goods, वापस ले सकता है, and retain them until the payment of the tender of the price. If goods are in transit and buyer become insolvent. राइट टू रीसेल, वो उसको वापस, अगर पेरिशेबल गुड्स आपके पास पड़ी हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो बंदा पैसा नहीं दे रहा, आप उसको आप बेच सकते हैं. वेदर गिव नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल द गुड्स एंड बायर स्टिल फेल्स टू मेक द पेमेंट विद एक रीजनेबल टाइम में पेमेंट नहीं की, फिर भी आप बेच सकते हैं. वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस प्रोविजन रिगार्डिंग सच राइट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. इसके बाद है राइट टू बी अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर. इन एडिशन his right against the unpaid seller the following right against the buyer personally. Suit for price. Where under a contract of sale buyer wrongly neglect to pay for goods according to terms of the contract. अगर वो बंदा पैसे नहीं देता तो सेलर उससे पैसे लेने का मजाक है. Suit for damages for non acceptance. Where the buyer wrongfully neglect or refuse to accept and pay the goods, seller may sue for damages. Suit for interest. Unpaid seller can recover from buyer interest a reasonable rate on the unpaid price. Suit for special damages. Unpaid seller can sue the buyer for special damages if the buyer was informed of such loss at a time when the contract of loss was made. Logic. ये तो हमारा सेल ऑफ गुड्स का चैप्टर. इसके बाद हमारा थर्ड आएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह. नेक्स्ट मंडे वाले दिन इसके ऊपर हमारा टॉपिक होगा. और ये हमारा आज का टेस्ट, इसके ऊपर टेस्ट आपके पास अवेलेबल होगा आज इंशाल्लाह ताला. और आफ्टर दैट इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो है वो टेस्ट करेंगे. इसके बाद फाइनली इसके बाद हम इनकम टैक्स को शुरू करने जा रहे हैं. जो लोग इनकम टैक्स बनाना चाहते हैं वो अपनी तैयारी कर लें. इसके बाद हमारे 3 चैप्टर हैं, 3 टेस्ट इसके और होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. आफ्टर दैट हमारा टैक्स, एडवांस और कॉस्ट शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला. ठीक है जी.